हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नूरी स्टडी क्लासेस में। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री। ठीक है। और ये जो वीडियो है ये एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है उस कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और हमारा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी है। आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम से मतलब आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। जैसे में आप चाहे आप बिहार बोर्ड से हों, जैक बोर्ड से हों, या आप सीबीएसई बोर्ड से हों, या अदर बोर्ड से हों, चाहे किसी भी बोर्ड से हों, अगर आपका सिलेबस एनसीईआरटी है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काम आएगी। हमारा जो पुस्तक है वो कौन सी है, तो कक्षा 12वीं के लिए है, इतिहास की पुस्तक है, हिस्ट्री की पुस्तक है। ठीक है, जिसका नाम है भारतीय रुकिए थोड़ा सा पेन लेते हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ठीक है, ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं और भाग 1 है, यानी कि ये पहला पार्ट है। इसमें 3 पुस्तकें हैं, तो ये फर्स्ट पुस्तक है, यानी पहला बुक है। ठीक है। उसके बाद आगे है कि इसमें जो हमारा जो मतलब चैप्टरों की संख्या जो है वो चैप्टरों की संख्या 5 है। 1 2 3 4 है, सॉरी 4 चैप्टर हैं इस फर्स्ट बुक में, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, या इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो यही आता है कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, मतलब हड़प्पा सभ्यता आखिर इसे क्यों कहा जाता है। इस सभ्यता को हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया, कोई और भी नाम तो दे सकते थे, लेकिन हड़प्पा ही नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या कारण है वो जानते हैं। तो हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, मतलब ये कि जो हड़प्पा सभ्यता का जब उत्खनन हुआ, खुदाई का काम चलने लगा, तो जिस जगह पर सबसे पहली बार खुदाई हुई थी उस जगह का ही नाम था हड़प्पा। तो इसलिए इसी हड़प्पा के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया है। इसी के नाम पर किया गया है, यानी कि हड़प्पा के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो ये जो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप अदर बुक पढ़ते हैं तो आपको ये आंकड़ा जो है, ठीक है, ये अलग मिल सकते हैं, आपको काल निर्धारण अलग मिल सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी ही बेस्ट मान के चलना है और इसी के अनुसार आपको मतलब क्या करने हैं, याद करने हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कब है, तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसकी संस्कृति, कला, इसकी कला क्या थी, तो यहाँ पे देखिए 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इसकी काल थी। और हड़प्पा सभ्यता के कुछ मतलब भाग या चरण, 3 भागों में या 3 चरणों में ये विभाजित थी हड़प्पा सभ्यता। वो कौन सी थी, पहली जो विभाजित थी वो थी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। ये मतलब आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, ये पुराने तरीके से ये लोग रहते थे। उसके बाद दूसरा जो था वो था विकसित हड़प्पा संस्कृति। ये लोग थोड़ा सा विकसित हो चुके थे, डेवलप हो चुके थे अपने आप को। उसके बाद तीसरा था परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, मतलब यहाँ पे परवर्ती प्रकार के लोग रहते थे, खुला मैदान के तरह था, तो इसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब यहाँ से आता है बीसी, आपने देखा होगा ईसा पूर्व, ठीक है, ये हिंदी में देखते हैं, ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है। तो आपने मतलब जैसे कि अभी देखा, ठीक है, ईसा पूर्व, यहाँ पे देखिए कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, यानी कि 2600 पहले आ रहा है और 1900 बाद में आ रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे कारण वही है कि जब ईसा मसीह जो जन्म हुआ उस काल को माना जाता है, ठीक है, क्या, जीरो जीरो। और इधर जो माना जाता है वो माना जाता है मतलब ईसा पूर्व, यानी कि माइनस, पूर्णांक वाली संख्या जो पढ़े हैं आपने, पूर्ण संख्या, ठीक है, तो वही है -1 -2। इसी प्रकार इधर जाता है, मतलब बाएं तरफ जो आता है वो क्या आता है, वो आता है ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये जो 19 मतलब 2600 से लेकर, मान लीजिए कि यहाँ पे 2600 है, तो इधर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे 1900 होगा। तो 2600 और 1900 के बीच के काल को क्या कहा, ईसा पूर्व। और इसी काल में क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का मतलब कार्यकाल चला गया था।
तो ये समझ गए कि ईसा पूर्व क्या था, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना हुई उसे हम ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो एडी है यानी कि ईसा मसीह के जन्म वर्ष, एडी जो कहते हैं यानी एनो डोमिनी जो कहते हैं हम इसको, ये होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं होते हैं उसे हम एडी या ईसा मसीह या ईसवी से दर्शाते हैं, ठीक है। ईसा पूर्व जो दर्शाते हैं वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को दर्शाते हैं। और बीपी जो होता है बिफोर प्रेजेंट, इसे आज से पहले जो घटना हुई थी उसे हम बीपी के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था कि ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ईसा पूर्व क्या है कि जो ईसा पूर्व में यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को हम ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की घटना है उसे हम क्या कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म के जो बाद की घटना होती है उसे हम ईसवी कहते हैं या एडी कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। आपने अभी पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता किसे कैसे नाम पड़ा, तो सबसे पहली बार जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी, तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। तो ये समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब देखिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आखिर ये क्या कारण है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहने के पीछे भी एक कारण है, वो कारण क्या है वो जानते हैं। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी यानी सिंधु नदी के किनारे या आसपास फैली हुई है। यानी कि आप जब देखेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को आप देखेंगे तो ये सिंधु नदी आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता के बगल में, ठीक है, सिंधु नदी मिलेगा। तो सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यता फैली हुई है, तो इसलिए सिंधु नदी के किनारे जो फैली हुई है सभ्यता, तो सिंधु नदी के किनारे फैले होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ गया, ठीक है। यह इलाका उपजाऊ था, मतलब यहाँ के जो इलाके थे वो उपजाऊ ज़मीन थे, ठीक है। हड़प्पा वासी यहाँ पर खेती किया करते थे, यानी कि जो नदी घाटी सिंधु नदी के किनारे जो फैली हुई कुछ भूमि थी वहाँ पर वो उपजाऊ ज़मीन थी और वहाँ पे उपजाऊ करते थे और वहीं पे ये लोग बस गए थे, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये लोग बसे हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत। हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी आखिर मिली कैसे हम जाने कि यहाँ पे मतलब कोई सभ्यता थी, उसके पीछे मतलब वहाँ पे कृषि वगैरह करते थे, वहाँ पे क्या क्या मतलब वहाँ पे भी हमारी तरह आदमी रहते थे, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिली। वहाँ के मतलब आवास से, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनके आवास के रहन सहन से हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे रहे होंगे। उसके बाद मृदभांड जो मतलब बड़े बड़े होते हैं मृदभांड वगैरह वो, उसके बाद आभूषण जो पहनते हैं जेवर जेवरात, ठीक है, औजार और मुहरें, इमारतें और खुदाई में मिली इमारतें, तो इन सभी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत, मतलब यहाँ पे कोई सभ्यता थी जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से यानी कि सिंधु घाटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी कुछ स्थल मतलब कुछ स्थान थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। वो कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में भी है और बाकी स्थान भारत में ही, क्योंकि जिस समय ये हड़प्पा सभ्यता थी उस समय भारत और पाकिस्तान तो एक ही था, ठीक है। तो दोनों इस साथ में थे, तो ये हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता दोनों मिला हुआ था। तो लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए और कुछ भारत में चले आए। तो देखिए वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कुछ पाकिस्तान में है कुछ भारत में है। पहला है नागेश्वर जो कि गुजरात में स्थित है, बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है, चुनहुदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, कोट दीजी पाकिस्तान में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, बानावली हरियाणा में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है या कहाँ है, तो आपको बताना है कि हरियाणा भारत में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक क्या थी, आपने पढ़ा कि एक हड़प्पा सभ्यता एक
कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। हम हड़प्पा सभ्यता को याद रखिएगा कि कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की किस प्रकार की बस्ती थी, किस प्रकार की उस बस्ती की बनावट थी, वो जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो दो भागों में विभाजित थी। वो दो भाग कौन कौन से थे? पहला जो था वो था दुर्ग शहर और दूसरा था निचला शहर। तो दुर्ग शहर के बारे में पहले जान लेते हैं। दुर्ग शहर जो था ये क्या था कि ये कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनाई गई थी। मतलब कच्ची ईंटों से बनी हुई मकानें होती थी और ये चबूतरों पर बनाई गई थी और दुर्ग की दीवारों से घिरा गया था। मतलब इस दुर्ग जो शहर थी, दुर्ग शहर जो था ये क्या था, पूरे शहर को एक किले के रूप में घेर दिया गया था। ठीक है, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यानी कि जो ये दुर्ग पर बनी संरचनाएं थी, ये जो दुर्ग मतलब गांव थे, इस बस्तियों में या गांव में बड़े सम्राट व्यक्ति रहते थे, अमीर टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, यानी कि विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, राजा वगैरह लोग इसमें रहते थे। किसमें? दुर्ग शहर में। उसके बाद अब आता है निचला शहर। दूसरा निचला शहर था। निचला शहर क्या था कि निचला शहर आवास भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यानी कि निचला शहर जो था यहाँ पे आवास भवन थे, मतलब छोटे छोटे भवन थे और यहाँ पे किसान, गरीब, मजदूर टाइप के लोग रहते थे निचले शहर में। और इस शहर को भी एक किले से घेरा गया था जो कि मतलब दुर्ग शहर को अलग करता था। ठीक है, यानी मान लीजिए कि ये एक शहर है, ठीक है, उसका पिक लेना हम भूल गए, माफ़ कीजिएगा, इसका पिक लेना हम भूल गए, नहीं तो आपको बता देते पिक में। ये मान लीजिए कि ये दुर्ग शहर है। ठीक है, ये निचला शहर है, इस तरफ से दुर्ग था और इधर निचला शहर था, तो इधर निचला शहर है। तो यहाँ से मतलब क्या किया था, इसे किले से घेर दिया गया था और इसे भी किले से घेर दिया गया था। यानी कि दोनों को अलग कर दिया गया था। दुर्ग शहर एक अलग किले में और निचला शहर एक अलग किले में था, इस प्रकार से था। ठीक है, तो ये क्या था, आवास भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता था और निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था। मतलब निचला शहर जो था उसे भी दीवारों से घेर दिया गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाए, मतलब जो बहुत सा भवन जो थे वो ऊंचे चबूतरे पर बनाए। पहले चबूतरा बनाया जाता था, मान लीजिए ऐसा चबूतरा बनाए, और इसके ऊपर फिर से भवन बनाए जाते थे, यानी कि मकान बनाए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से बनाए जाते थे। उसके बाद जो नींव का कार्य करती थी, मतलब ये जो भवन होते, मतलब जो नीचे चबूतरे होते थे वो क्या करते थे, नींव का कार्य करते थे, पिलर का काम करते थे। उसके बाद आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें और गलियों की विशेषता बताएं। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। तो वो किस तरह से सड़कें थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कें तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसे सजा करके बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यानी कि मान लीजिए कोई एक सड़क इधर से आ रही है और दूसरी इधर से, तो ये दोनों एकदम पक्का 90 डिग्री पर ये इन दोनों को काटता था। ठीक है, तो इस तरह से सड़कें थी हड़प्पा सभ्यता की और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जल निकाय प्रणाली की बात करें तो जल निकाय प्रणाली जो थी यहाँ की अनूठी थी। घरों का जो गंदा पानी होता था वो गंदा पानी गली के नालों की, मतलब जो घरों का गंदा पानी होता था वो गली में छोटा सा नाली होता था और फिर वो छोटा सा नाली एक सड़क के किनारे, मतलब गांव के बाहर जो सबसे बड़ा नाली होता था जो जिसमें कि पूरे गांव का पानी आता था, उसमें जाकर मिलता था। और ये फिर बड़ा सा नाला एक दूर, मतलब शहर के बाहर जाकर अपने दुर्गंध पानी को बहा देता था। इस तरह से मतलब जल निकाय प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की। और आगे कह रहा है कि सड़कों के साथ साथ नालियों को भी बनाया गया था। मान लीजिए कि ये कोई सड़क है तो इसके बगल से भी एक नाला बनाया गया था, क्योंकि जो पानी है वो गंदा ना, मतलब, और इस नाले को क्या किया था, ढक दिया गया था। ठीक है, तो ये था। और सड़कों और गलियों के अगल बगल
आवासों को बनाया गया था। मतलब सड़कों के अगल बगल जो थे वो क्या थे, कुछ आवास बनाए थे, कुछ गड्ढे बना दिए गए थे ताकि जो पानी हो वो क्या हो, एक जगह मतलब सड़कों पर ना फैल जाए। कोई गड्ढा बना दिया, मान लीजिए कि एक सड़क है और इसके बगल में एक गड्ढा बना दिया, नाला का पानी अगर इधर से आता है तो ये गड्ढा में जाकर रह जाए, उसका पानी सड़क पर ना आ जाए, जो कि चलने फिरने के लिए कोई परेशानी हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वहाँ की सब मतलब जल निकाय प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता की। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जल निकाय प्रणाली के बारे में अब अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की था, हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, आपको ऊपर बता दिए, एक नगरीय सभ्यता थी। और इन लोगों का जो जीवन स्तर था वो उच्च था। ठीक है, उच्च जीवन स्तर था। घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालों से लेकर शहर के बाहर हो जाती थी। मतलब सड़कों घरों का जो गंदा पानी होता था वो सड़क के किनारे नाला एक बना होता था, और उस नाले से क्या होता था, शहर के बाहर वो पानी बहा दिया जाता था। इस नाले में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये जो सड़क के किनारे नाले बनाए गए थे वो पक्की ईंट के बनाए गए थे, और इसका प्लास्टर किया गया था। मतलब इसके ऊपर एक प्लास्टर किया गया था जिससे नालों को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसलिए प्लास्टर के लिए चूना, मतलब प्लास्टर के लिए चूना का इस्तेमाल किया गया था, मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था और जिप्सम का प्रयोग किया गया था। तो जल निकाय प्रणाली जो थी हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत थी, क्योंकि यहाँ का जो घरों का जो गंदा पानी होता था वो क्या होता था, सड़क के किनारे जो एक बड़ा सा नाला बना होता था उसमें जाता था, और वो बड़ा सा नाला शहर के बाहर ले जाकर अपने दुर्गंध पानी को बहा दिया जाता था। ठीक है, और ये जो नाली होती थी ये क्या होता था कि पक्की ईंटों से बनी होती थी, और इस पर प्लास्टर क्या होता था, ठीक है, चूना से मतलब चूना का प्लास्टर होता था, मिट्टी का होता था, या जिप्सम का प्लास्टर किया होता था। तो इस तरह से होती थी इसकी मतलब हड़प्पा सभ्यता की जल निकाय प्रणाली थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या क्या करते थे। तो वो देखिए क्या करते थे कि मतलब एक सामाजिक संगठन होता था, मतलब पूरे समाज का एक संगठन होता था। उसके बाद वो भोजन भी करते थे, वो लोग वस्त्र भी यानी कि कपड़ा भी पहनते थे, आभूषण और वह सौंदर्य प्रदर्शन यानी कि जेवर जेवरात भी पहनते थे, और अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए वो लोग आभूषण वगैरह पहनते थे और अपने चेहरे को अच्छे तरीके से सौंदर्य बढ़ाते थे। ठीक है, उसके बाद मनोरंजन भी करते थे, मतलब खेलते भी थे। ये क्या करते थे, खेलने के लिए मतलब जानवरों को लड़ाते थे, पासा खेलते थे, चापड़ खेलते थे, अब से बहुत सारे खेल थे। उसके बाद प्रौद्योगिकी भी इसके पास थी, मतलब टेक्नोलॉजी की बात जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। इसके बाद बहुत सारी प्रौद्योगिकी थी, वैज्ञानिक भी थे। इसके बाद मतलब वो चिकित्सक भी थे, डॉक्टर भी थे। ठीक है, मृतक कर्म होता है वो कर्म करने वाले भी लोग थे, चिकित्सक वैज्ञानिक भी थे। तो मतलब डॉक्टर भी थे और वैज्ञानिक भी थे। तो ये सभी इसके सामाजिक जीवन थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए सब बता देते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता में भोजन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या क्या खाते थे। ठीक है, अब कोई खाता हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के लोग का नहीं देखा है, लेकिन वहाँ पे जो जिस चीज़ का साक्ष्य मिला है उससे पता लगाता है कि इतिहासकार शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग इन चीज़ों का उपयोग करते थे अपने भोजन में। तो देखिए, गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियां व मांसाहारी सभी थे, यानी कि इन सभी चीज़ों को वो लोग खाते थे। कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सूअर, मछली का मांस इत्यादि खाते थे। ये सभी चीज़ें मतलब वो जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, दोनों थे। यानी कि गेहूँ, चावल, जौ, ये सब सफ़ेद चना ये सब भी खाते थे, और क्या करते थे यानी कि जानवरों का मीट, मछली, मांस भी खाते थे। ठीक है, जानवरों का शिकार करके भी खाते थे कुछ कुछ, और अपना पालतू जानवर भी इनको खाते थे। अब इस काल में चित्रों में खजूर, मतलब इस काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल में जो चित्र मिले हैं उस चित्र में खजूर, अनाज, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फलों का चित्रण मिला है, यानी कि चित्र मिला है। वह इन फलों का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। अब जो चित्र में मिला है तो इससे इतिहासकार ये पता लगाता है कि ये जो चित्रों में ये सभी चीज़ों का मतलब ये सभी जो वस्तुओं का, ये सभी जो भोजन के वस्तुओं का चित्र मिला है, इससे ये पता लगाता है इतिहासकार कि शायद हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका भोजन के रूप में इन सभी फलों का उपयोग करते होंगे।
उसके बाद आगे कह रहा है कि इस सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, इस सभ्यता हड़प्पा वासी मांसाहारी व शाकाहारी दोनों ही थे, जो कि आपको आगे आपको बता दिया गया है। उसके बाद आगे है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो ये पूछे जाते हैं कि यानी कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उन सभी लोगों के पास आखिर पैसे आते कहाँ से थे, क्या कार्य करते थे वो लोग। तो देखिए, वो लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे, छोटे मोटे उद्योग थे उसके, ठीक है। उसके बाद माप तौल का बाट था, यानी कि कुछ माप तौल करते थे वो लोग। तो इन सभी चीज़ों से मतलब उसका चलता था। अब देखिए, कृषि में क्या क्या वो लोग उपजाते थे, क्या क्या लोग उगाते थे। जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी। इन उत्पादन फावड़े से तो नहीं होता, मतलब इसका उत्पादन फावड़े से तो नहीं मिला है, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगन से मिले हैं। यानी कि इन सभी जो कृषि करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, वो फावड़ा यानी कि कुदाल जिसे हम कहते हैं, फावड़ा का तो प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन हल का प्रमाण मिला है। आपने हल शायद देखा होगा, कुछ इस तरीके से होता है हल, ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के हल थे उसमें इस तरीके से हल थे, और यहाँ पे जो नोकीला टाइप का होता था, यहाँ पे कुछ लकड़ी का बना होता था। तो हल का जो प्रमाण मिला है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था कि हल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो देखिए, कालीबंगन से मिला है यहाँ, ठीक है। तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। अब फसल को पाषण के काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता, मतलब फसल जब पक जाता था तो उसको काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद अनाज को ढोने के लिए दो पहिए वाले, मतलब अनाज को ढोने के लिए दो पहिए वाले गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। और दो पहिए वाले जो गाड़ी होते थे, जिसे हम बैलगाड़ी कहते थे, ठीक है। तो बैलगाड़ी में जो होते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था बैल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सब आपको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही फैक्ट्स आप लिखते हैं तभी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो आप इन सभी फैक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से देखें, और एग्ज़ाम में एक दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। और एग्ज़ाम में अगर आपसे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पशुपालन। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। तो पशुपालन क्या करते थे कि बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, सूअर पालते थे, भैंस पालते थे, बैल पालते थे, ठीक है। ये सब इसके पालतू जानवर थे के रूप में सांड प्रमुख पशु माना जाता था, ठीक है, पालते थे। और बैल के रूप में जो सांड होता था वो क्या होता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख पशु होता था, महत्वपूर्ण पशु होता था। इसके अतिरिक्त हाथी और पाले जाते थे, ठीक है। किंतु घोड़े का अवशेष वहाँ पे नहीं मिला है। वे कुत्ते और बिल्ली को भी पालते थे। साथ ही तोता, मयूर, मूंगे, भालू, चीता, खरगोश, बत्तख, हिरन इत्यादि भी, इन सभी का चित्र भी मिला है। तो इससे ये इतिहासकार पता लगाता है कि इन सभी जानवरों को वहाँ के लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पालतू बनाते थे या पाला करते थे। ये जो आपके पास अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहिए, VVI इंपॉर्टेंट कहिए, ठीक है, जो कहना है वो कहिए। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा कि हड़प्पा जो लिपि है इसकी क्या विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, इसकी पहली विशेषता है कि यह लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरफ से लिखी जाती है। हम जो हिंदी लिखते हैं वो किस तरफ से लिखते हैं, इस तरफ से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो इस तरफ से लिखी जाती है। जिस तरह से आप उर्दू लिखा जाता है इस तरफ से, उसी तरीके से ये भी लिखा जाता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि, यानी कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। और यह लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि चिन्ह पर होता था। कोई मान लीजिए कि कोई एक चित्र है और उसी चित्र को देखकर पता चलता था कि आखिर वो चित्र में क्या दर्शाया गया है, क्या बोल रहा है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो चित्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 375 से 400 के बीच थी, ठीक है।
तो चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी और इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। कोई इतिहासकार इस लिपि को यानी कि हड़प्पा सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। इसलिए हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है, क्योंकि वहाँ की लिपि को ही समझ नहीं पाया है। तो यह एक रहस्यमय लिपि के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इस लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया तो ये क्या हो, एक रहस्यमय लिपि बन गया। ठीक है, तो इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी, क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि है उसको आज तक विद्वान समझ नहीं पाए हैं, उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियों की विशेषता थी, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक था वो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ऐसी वीडियो बना पाता हूँ। बहुत मेहनत लगता है, आपका लाइक ही हमें मनोबल बढ़ाता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो। और आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।